सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत कला अपने बेटे ओमोद और बहू रीमा के साथ रहती थी। ओमोद खेतों में काम करने जाता था और कला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उसे उसकी सहेली सीमा मिलती है। अरे कला, कैसी हो? सीमा, तुम बहुत दिनों बाद मिल रही हो। हाँ कला, सुना है तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है। और सब कैसा चल रहा है? बहू कैसी है? सेवा तो करती है ना? हाँ, 2 महीने पहले ही हुई है। तुम तो शादी में नहीं आई। अरे कला, मैं तो आना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई की तबीयत उस दिन बहुत खराब थी, इसीलिए नहीं आ पाई। अच्छा, कोई बात नहीं। और बताओ ना कला, बहू कैसी है? मेरी बहू तो लाखों में एक है। उसे घर के सारे काम आते हैं। मेरी बहुत सेवा करती है। मुझे एक काम तक को हाथ नहीं लगाने देती। रोज गर्मा गर्म भोजन पहले मुझे परोसती है, फिर बाद में दोनों पति पत्नी खाते हैं। सारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेती है। मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, मुझे अपनी माँ की तरह ही समझती है। अरे कला, तेरे तो भाग खुल गए जो इतनी अच्छी बहू मिली। चलो भाई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इतनी अच्छी बहू जो मिली है। हाँ सीमा। फिर सीमा वहां से चली जाती है और कला चिंता में डूब जाती है और सोचती है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर कला घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद कला की बहू रीमा कला से कहती है, आ गई महारानी, इतनी देर तक कहाँ थी? बहू, वो मेरी एक सहेली मिल गई थी, उससे बातें करने लगी तो देर हो गई। अच्छा, तो ये बात है। बाहर जाकर अपनी सहेली से मेरी चुगली कर रही थी कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है। तुमने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा होगा, मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करती हो। नहीं बहू, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। बड़ी आई, चलो जल्दी से खाना लगा दिया है, खा लो। फिर कला खाना खाने बैठ जाती है, लेकिन खाने में सिर्फ नमक और बासी रोटी होती है। वो रीमा से कहती है, ये क्या बहू, ये रोटी तो बासी है, और ये नमक, तुमने सब्जी नहीं बनाई क्या? बनाई तो थी, लेकिन मैंने और तुम्हारे बेटे ने खाना खा लिया है, तो सब्जी नहीं बची है। और ये रोटियां कल रात की ही तो है, फेंक देती तो खाने की बर्बादी होती ना। तुम्हारा बेटा कितनी मेहनत से कमाता है, दिन रात खेत में काम करता है, तो मैं उन्हें ये रोटियां नहीं दे सकती थी। और मैंने अपने मायके में कभी बासी रोटी नहीं खाई। मेरे पेट में दर्द होने लगा, तो इसीलिए ये रोटी आपके लिए रख दी थी। अब जो है सो है, खा लेना, मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर रीमा वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कला को बहुत बुरा लगता है। कला को वो सूखी रोटियां नहीं खाई जाती, वो खाना रख देती है। फिर कुछ देर में कला का बेटा ओमोद आता है। माँ, तुमने खाना खा लिया? आज तो रीमा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई थी। हाँ बेटे, सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मेरा तो पेट ही भर गया। सच में रीमा के हाथों में जादू है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली है। ऐसा कहकर कला की आंखों में पानी आ जाता है। वो सोचती है, जो बेटा बहू के मुंह में अंधा हो चुका है, उसे कुछ भी कहने का क्या फायदा। मैं कुछ भी कहने जाऊंगी तो बहू मुझे ही 4 बातें सुना देगी कि मैंने पति पत्नी में लड़ाई करवा दिया। क्या बात है माँ, क्या सोच रही हो? परेशान भी दिख रही हो। कुछ नहीं बेटे, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जरा मालिश का तेल दे दो, मैं लगा लूंगी तो आराम मिल जाएगा। ये क्या माँ, सामने ही तो रखा है, तुम इतना भी नहीं कर सकती? मैं अभी अभी काम पर से आया हूं, बहुत थका हुआ हूं, मैं सोने जा रहा हूं। इतना कहकर ओमोद वहां से चला जाता है। कला को बहुत बुरा लगता है। वो अपने पति को याद करते हुए कहती है, काश आप मुझे छोड़कर नहीं गए होते। अब क्यों चले गए? अगर जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाते, तो आज मेरा ये हाल ना होता। देख रहे हो अपने बेटे को, जो अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखती। मैं उसे बहू के बारे में कुछ भी कहती तो वो अपनी पत्नी की ही तरफदारी करता। आज तक उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ऐसे दिन दिखा रहे हैं। क्या बात है रीमा, बहुत थकी थकी सी लग रही हो। हाँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है और सिर में भी। दिन भर काम करके थक जाती हूँ।
आपका ख्याल रखना, माँ जी के खाने पीने का ख्याल रखना और उनकी दवाइयों का भी ख्याल रखना, और घर का काम। दिन भर मुझे बहुत सारे काम होते हैं। माँ जी को क्या है, वो दिन भर सिर्फ आराम फरमाती हैं। ये नहीं कि मेरा हाथ बटा दे। अच्छा, उनको रहने दो, मैं तुम्हारा सर और पांव दबा देता हूं। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें परेशान देख मैं भी परेशान हो जाता हूं। तुम परेशान होती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माँ का क्या है, वो तो आज हैं कल नहीं, उनकी उम्र हो चली है, उनको रहने दो। ये सारी बातें कला सुन लेती है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो सोचती है, वाह बेटे, जब मैंने तुझसे मालिश का तेल लाने को कहा तो तुझसे इतना भी नहीं हुआ। मुझसे कहकर गया कि सोने जा रहा हूँ। तुझे तेरी पत्नी का दुख दिखता है, माँ का नहीं, और यहाँ अपनी पत्नी के पांव दबा रहा है। वो बहुत उदास होकर सोने चली जाती है। फिर अगले दिन, सुनिए जी, मेरे रिश्तेदार के यहाँ आज शादी है। मुझे शादी में जाना है। मुझे एक बहुत अच्छी महंगी सी साड़ी चाहिए और कुछ गहने भी। मेरे पास बहुत कम गहने हैं। मुझे शादी में सबसे अच्छा दिखना है। इतने पैसे नहीं है रीमा। मेरे पास एक तरकीब है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे माँ के पास बहुत पैसे हैं। वो कभी अपनी अलमारी की चाबी मुझे नहीं देती। शायद उसने उसमें बहुत सारा पैसा छुपा रखा है। उससे वो सारा पैसा निकाल लेते हैं। पर मैं उनसे कहूंगा क्या? पर मुझे नहीं लगता उनके पास कोई पैसे हैं, बहुत कम होंगे। तुम उनसे कहना कि पिछले साल जमींदार से कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे और अब तक चुकाया नहीं है। जमींदार उस पैसे के लिए रोज आकर धमका रहा है। इतना सब कहने के बाद भी अगर आपकी माँ ने पैसे नहीं दिए तो उसे घर से निकाल देंगे। कोई माँ इतनी कठोर नहीं रह सकती कि अपने बेटे को तकलीफ में देखकर भी पैसे न निकाले। अगर फिर भी उन्होंने पैसे नहीं निकाले तो हम उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। फिर तो इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। फिर ओमोद कला के पास जाकर मुंह लटकाकर बैठ जाता है। कला पूछती है, क्या बात है बेटे, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं माँ, आपको नहीं पता, लेकिन मैंने जब आप बहुत बीमार थी तब जमींदार से कर्जा लिया था। अभी तक मैं उन्हें चुका नहीं पाया हूँ। जमींदार मुझे रोज धमकाता है, परेशान करता है, और मैं कहाँ से उसके पैसे चुकाऊंगा। खर्च भी इतना बढ़ा ही गया है कि कोई पैसा ही नहीं बच पाता। इतने कम फसल में घर चलाना और आपकी दवाई का खर्च उठाना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जमींदार आज मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी देकर गया है। उसे पैसे नहीं मिले तो हमारा घर ले लेगा। तुम इतना परेशान मत हो बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे पिताजी ने बुरे समय में काम आएंगे, इसी वजह से मुझे दिए थे। और इससे बुरा समय क्या हो सकता है। तुम वो पैसे ले लो और जमींदार का कर्ज चुका दो। ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हारी कुछ तो मदद हो ही जाएगी। और फिर कला पैसे दे देती है। रीमा बहुत खुश हो जाती है और उन पैसों से साड़ी खरीद लेती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। इस बुढ़िया का कुछ करना होगा। परेशान हो चुकी हूँ मैं इससे। मैं इस घर पर केवल मेरा अधिकार चाहती हूँ। इस बुढ़िया को जब भी देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है। पता नहीं ये कब मरेगी। ऊपर से इसकी दवाई का खर्चा। ये मर जाएगी तो इसकी दवाई के पैसे बच जाएंगे। ऐसे तो ये बुढ़िया दवाई के चक्कर में हमें कंगाल करके रहेगी। मुझे कुछ करना होगा। रीमा जानबूझकर कला से टकराकर नीचे गिर जाती है। आए, मैं मर गई। मेरी कमर। तुम कैसे गिरी बहू? तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? अजी सुनते हो, तुम्हारे माँ ने मुझे नीचे गिरा दिया। ओमोद भागकर वहां आता है। ये क्या कह रही हो बहू? मैंने तुम्हें नहीं गिराया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम तो अपने आप से ही गिर गई। देखा आपने, आपकी माँ कितना झूठ बोल रही है। मैं क्या नाटक कर रही हूँ? मुझे सच में बहुत चोट आई है। बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या है माँ? आपने उसे क्यों गिराया? आप देख कर नहीं चल सकती थी? मुझे पता है आप इसे खास पसंद नहीं करती, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? उसे कितना दर्द हो रहा है, ऊपर से आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। वो बेचारी दिन भर कितना काम करती है। वो जानबूझकर अपने आप को चोट क्यों पहुंचाएगी? जरा सोच समझ कर बोला करो। ऐसा कहकर ओमोद रीमा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। कला को इतना बुरा लगता है कि उसे रोना आ जाता है।
कमरे में जाकर रीमा उमोद से कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने देखा नहीं आज माँ जी ने मेरे साथ क्या किया? मुझे लगता है वो मुझे मार देना चाहती है। आपको नहीं पता, जब आप घर पर नहीं होते हो तब माँ जी से ठीक तरह से बात तक नहीं करती, हर वक्त मुझे ताना देती है। आपकी माँ है इसीलिए मैं सह जाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। अगर आज मुझे सर पर कहीं चोट लग जाती तो मैं मर ही जाती। ऐसा क्यों बोलती हो रीमा? मरे तुम्हारे दुश्मन, मरने की उम्र माँ की है, तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आप तो दिन भर काम पर रहते हो, आपको क्या पता चलेगा? अगर किसी दिन सच में उन्होंने मुझे मार दिया तो तब आप क्या करोगे? रह लोगे मेरे बिना? रीमा, माँ ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा मत सोचो। आपको क्या पता कि आपकी माँ कैसी है? दिन भर मैं उनके साथ रहती हूँ। आपके सामने वो कुछ नहीं बोलती, अच्छा होने का दिखावा करती है। मैं कहती हूँ कि या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर माँ जी। मैं उन्हें इस उम्र में कहां भेजूं? मैं भी रोज की किटकिट से परेशान हो चुका हूं। सुनिए मेरी बात, हम उन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेज सकते, नहीं तो लोग आपके बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। उन्हें सीधा ऊपर ही भेज दो ना, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। ये तुम क्या कह रही हो रीमा? बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, वो हमारे ऊपर बोझ ही बन गई है। देखते नहीं उनकी दवा के चक्कर में हमारे कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा हमें। अभी से पैसे बचाने पड़ेंगे। हाँ रीमा, शायद तुम सही कह रही हो। वैसे भी उन्हें पिताजी की बहुत याद आती है। जब देखो तब उनकी तस्वीर के सामने रोती रहती हैं। वो भी तो यहाँ खुश नहीं है। उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी, और तुम भी नहीं चाहती हो? हाँ, तो क्या आप तैयार हैं? मेरी बात मानेंगे? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम बस बोलो, करना क्या होगा? कल जाकर बेहोश होने वाली दवाइयाँ मुझे लाकर दे दो। मैं उनके खाने में मिलाकर दे दूंगी। जैसे वो बेहोश होंगी आप उन्हें शमशान जाकर जला देना। माँ जी बेहोश रहेंगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और रात के समय डर के मारे कोई शमशान के पास नहीं जाता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर लोग पूछेंगे तो मैं कह दूंगी कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अगले दिन उमोद दवाई लाकर रीमा को दे देता है। आज इस बुढ़िया का आखिरी दिन है, इसकी मनपसंद सब्जी बना देती हूँ। उस दिन रीमा कला का मनपसंद खाना बनाती है। लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। आज मैंने सब आपकी पसंद का बनाया है। आज से रोज आप जो कहेंगी घर में वही बनेगा। आज तक तो बहू ने मुझे कभी अपने मनपसंद सब्जी रोटी नहीं खिलाई, तो आज कैसे? रोज तो मुझे बासी खाना देती है। कुछ तो गड़बड़ है। जरूर इस खाने में कुछ मिलाया है, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? आज नहीं खाऊंगी, कल नहीं खाऊंगी, लेकिन कभी तो मुझे उसके हाथ का खाना ही पड़ेगा। कितने दिन भूखे रहूंगी और कहां जाऊंगी? हे भोलेनाथ, मैंने तेरी बहुत भक्ति की है। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई होगी तो मैं ये खाना खाकर भी जीवित रह जाऊंगी, अन्यथा मुझे मरना भी स्वीकार है। सब आपके ऊपर छोड़ दे रही हूँ प्रभु, मेरी रक्षा कर लेना, नहीं तो मुझे मार देना। अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे मौत भी मंजूर है। ऐसा सोचकर कला खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद बेहोश हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर उमोद उन्हें एक बोरी में बांधकर शमशान ले जाता है और उन्हें लकड़ी पर लेटा देता है। जैसे ही वो माचिस निकालने जाता है तो उसे पता चलता है, अरे यार, माचिस तो घर पर ही भूल गया। जल्दी से घर जाना पड़ेगा, कहीं से होश ना आ जाए। फिर वो माचिस लेने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या आप इतनी जल्दी वापस आ गए? अरे मुझे जल्दी से माचिस दे दो, मैं माचिस घर पर ही भूल गया। जल्दी करो, नहीं तो उसे होश आ जाएगा। यहाँ कला को होश आ जाता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसके बेटा बहू उसे मार देना चाहते हैं। वो बहुत रोने लगती है। हे भगवान, मुझे होश में क्यों लाया? मुझे मर जाने दिया होता। ऐसे बेटे के साथ रहने से तो अच्छा मैं आज मर ही जाती तो अच्छा होता। अपने बेटे को आते देख कला एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अंधेरा होने के कारण प्रमोद को ठीक से दिखाई नहीं देता। प्रमोद खाली लकड़ी को आग लगाकर वहां से चला जाता है। घर जाने के बाद रीमा पूछती है, काम हो गया ना? हाँ बिल्कुल हो गया। ऐसा कभी हो सकता है? तुमने कुछ कहा हो और मैंने ना किया हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी तो सारी चिंता ही मिट गई और मेरी भी।
हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हम दोनों ही आराम से रह सकते हैं। अब कोई लड़ाई या तकलीफ नहीं होगी। आप जैसे पति को पाकर तो मैं तो धन्य हो गई। आपने ये सब मेरी खुशी के लिए किया है। मैं आपको कभी आपकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उनसे भी कहीं गुना आपका ख्याल रखूंगी। आपको हमेशा खुश रखूंगी। इधर कला सोचती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा तो कोई है भी नहीं। फिर से घर गई तो फिर से मुझे कुछ ना कुछ करके मेरी जान ले लेंगे। हे भोलेनाथ, आपने बचाया है, जिंदगी दी है, तो आगे का रास्ता भी आपको ही दिखाना पड़ेगा। मेरी मदद कीजिए प्रभु, कोई रास्ता दिखाइए। तभी वहां पर कुछ चोर आ जाते हैं। उनके पास एक पोटली होती है जिसमें चुराया हुआ सामान होता है। कला उन्हें देख पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो चोर आपस में बात करते हैं। यहाँ पैसे गिन लेते हैं और बाकी का सोना बांट लेते हैं। यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। ये तो शमशान है, यहाँ कौन आने वाला है? चलो यहीं बैठ जाते हैं। लेकिन भाई, यहाँ भूत तो रहते होंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। इंसानों से बच जाएंगे, लेकिन भूतों से कैसे बचें? अरे डर मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। भूत वूत कुछ नहीं होता, सब कहने की बात। आज तक तूने कभी भूत को देखा क्या? नहीं ना? तू क्यों डर रहा है? चुपचाप बैठ यहाँ। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। अगर ये सारा धन मुझे मिल जाए तो मेरे बेटा बहू मुझे फिर से मारने की कोशिश नहीं करेंगे। इस धन की लालच में वो मेरी सेवा करेंगे, मुझे कभी मारने की सोचेंगे भी नहीं। कला उन चोरों को डराने के लिए पेड़ के पीछे से डरावनी आवाज निकालती है। आवाज सुनकर वो चोर बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी एक चोर बोलता है, अरे हमारा सामान तो हम वहीं छोड़ दाए भाई, चलो सामान को लेके आते हैं। अरे सामान को रहने दो, अपनी जान की सोच। वैसे सामान तो हम और चुरा लेंगे, लेकिन जान चली गई तो क्या करेंगे? तू भूल गया हम शमशान में हैं, यहाँ तो भूत रहते होंगे। तभी पैद के पीछे से कला बाहर निकलती है। चोर उसे अंधेरे में देखकर और भी डर जाते हैं। तू सच कह रहा है भाई, ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं और फिर पैसे की पोटली कला ले लेती है और सोचती है, मुझे आज रात यहीं रुकना होगा। आज की रात मेरे लिए शमशान से सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। अगर मैं अभी यहाँ से गई तो शायद वो चोर मुझे रास्ते में कहीं मिल जाए और ये पोटली मुझसे वापस ले लें। मुझे यहीं रुकना होगा। वो चोर के डर के मारे अब यहाँ नहीं आएंगे। मैं कल सुबह होते ही घर चली जाऊंगी। फिर अगली सुबह कला अपने घर की ओर निकल पड़ती है और दरवाजा खटखटाती है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? रुको, मैं देखता हूं। जैसे ही ओमोद दरवाजा खोलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से आवाज तक निकल नहीं पाती। माँ, यहाँ कैसे? ये कैसे हो सकता है? क्यों रे नालायक, क्या हुआ? अब तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई जो तू अपनी माँ को जिंदा जलाने चला था? तेरे जैसी संतान होने से अच्छा था भगवान मुझे बांझ ही रखता। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैंने रीमा के कहने पर किया था। मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। तभी रीमा वहां पर आ जाती है। कला की पोटली से कुछ सोने के सिक्के नीचे गिर जाते हैं। रीमा ये सब देख लेती है, सोचती है, बुढ़िया बच कैसे गई और उसके पास सोने के सिक्के कहाँ से आए? मुझे लगता है पोटली में और भी सोने के सिक्के होंगे। पता नहीं कहाँ से लेकर आई है। मुझे सोने के सिक्कों का पता लगाना होगा। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे माफी मांगनी ही होगी। जरा सा नाटक कर लेती हूँ। माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया। मुझसे अपराध नहीं, पाप हुआ है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मेरी गलती माफी लायक नहीं है। आपके जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हम दोनों रात भर नहीं सो पाए। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। आपको पता नहीं, आपको जिंदा देखकर हम दोनों को बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हम दोनों बहुत पछता रहे थे। हमारी मति मारी गई थी जो हमने आपके साथ ऐसा किया। हम अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं माँ जी। हमें एक मौका दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। कला बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। फिर रीमा उमोद से कहती है, ये बच कैसे गई? आपने इसे कैसे जलाया था? ये कैसे घर आ गई? मैं भी इसी सोच में हूँ रीमा कि ये कैसे हो गया। कहीं माँ ने गांव में किसी को बता दिया तो हमारा क्या होगा? मेरी बात सुनो, माँ जी कुछ नहीं बताएंगी। मैंने माफी मांगने का नाटक ही ऐसा किया है
और आपने देखा जब वो वापस आई तो उनके पास एक पोटली थी और उस पोटली में से सोने के सिक्के भी गिर गए थे। क्या बात कर रही हो रीमा? पोटली तो थी उनके पास, लेकिन सोने के सिक्के ये कैसे हो सकता है? उनके पास कहां से आए? इसका मतलब पोटली में और भी धन होगा। वही तो मैं कह रही हूँ, हम माँ जी से वो पोटली निकलवाएंगे। हमने जो उनके साथ किया उसे देखकर तो वो हमें कुछ नहीं देने वाली। उसके लिए हमें उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, उनकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी, ताकि वो पिछली बातें भूल जाएं और उस पोटली का राज बता दे कि वो पोटली कहाँ से आई है, किसने दी है। तुम ठीक कहती हो रीमा। तुम माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें किसी बात की कोई कमी मत रखना, अच्छा खाना बना के देना, उनकी बहुत सेवा करना। ये काम तुम ही करना होगा। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। फिर क्या था, अगले दिन से ही कला की सेवा शुरू। माँ जी, मैंने गर्मा गर्म खाना लगा दिया है, आप खा लो। आपका मनपसंद खाना बनाया है। आज से रोज आप जो कहेंगी घर में वही बनेगा। उस दिन की तरह इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला दिया? तुम्हारा क्या भरोसा? अरे नहीं नहीं माँ जी, उस दिन के लिए तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लगता है आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। मुझ पर भरोसा कीजिए माँ जी, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पहले तू खा, फिर मैं खाऊंगी। और हाँ, मेरी थाली में से खा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो मैं खा लेती हूँ। फिर रीमा थाली में से 1-2 निवाले खा लेती है और बोलती है, अब तो खाना खा लीजिए माँ जी। अब तो मैंने खाकर दिखा दिया कि इसमें कुछ नहीं है। अब तो मुझ पर भरोसा कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। कला खाना खाने लगती है। फिर शाम को उमोद घर आता है और कला से कहता है, कैसी हो माँ? आराम कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारे घुटनों में दर्द तो नहीं है ना? आप कहो तो मैं मालिश कर दूं? अरे नहीं बेटे, भोलेनाथ की कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ, कोई जरूरत नहीं। तू जा, खाना खा ले। रीमा, क्या तुमने माँ को खाना दिया? हाँ, माँ ने कब का खाना खा लिया है, आप खा लीजिए। ठीक है। एंड एक बात रीमा, माँ को हमेशा सबसे पहले खाना देना। उनको दवाई भी खानी होती है। मेरी माँ को किसी भी बात की तकलीफ ना हो, और उनकी दवाई की पर्ची निकालकर मुझे कल दे देना। कल शहर जाकर लेता हूँगा। जी ठीक है। रीमा कला के पास जाकर बोलती है कि माँ जी, एक बात पूछूं, आपके पास जो पोटली है उसमें क्या है? वो तो एक राज है जो समय आने पर ही बताऊंगी। तू जा यहाँ से, जाकर सो जा। माँ जी तो बता ही नहीं रही है कि आखिर इस पोटली में है क्या, और पोटली चुराने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रही। मुझे लगता है और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा और अच्छे से सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर बताएंगी। माँ जी, आपकी चाय बन गई है। अच्छा, पहले तू पीकर बता, फिर मैं पीऊंगी। ये क्या माँ जी, आप मेरी झूठी चाय पियेंगी? हाँ पी लूंगी। जहर पीने से अच्छा है कि मैं तेरी झूठी चाय पी लूंगी। कम से कम जिंदा तो रहूंगी। इसी तरह कला की सेवा होने लगती है। कला को वक्त पर खाना और दवाई मिलने लगती है। कला बहुत खुशी से रहने लगती है। एक दिन वो सोचती है, मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब सेवा क्यों चल रही है। ये लोग मेरी पोटली मुझसे पाना चाहते हैं। इन्हें मुझसे कोई लगाव नहीं, बस पोटली की लालच में मेरी सेवा किए जा रहे हैं। नहीं तो ये लोग मुझे जिंदा जलाने चले थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन फिर से रीमा कला से पूछती है, माँ जी, अब तो बता दीजिए इस पोटली में क्या है। अब तो हम पर थोड़ा सा भरोसा हो गया होगा। अच्छा ठीक है, मैं दिखाती हूँ। कला पोटली खोलकर दिखाती है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं और पैसे भी होते हैं। ये सब देखकर रीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कला से पूछती है, इतना सारा धन कहाँ से आया, किसने दिया? जब ओमोद मुझे आग देकर वहां से चला गया था तो उस अग्नि में से एक देवता प्रकट हुए और उन्होंने मुझे ये सारा धन दिया है। वो जानते थे मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ। फिर मेरी कहानी सुन उन्हें मुझ पर तरस आया। शायद इसलिए उन्होंने मुझे दिया होगा। माँ जी की तो मती मारी गई थी जो इतना ही धन लेकर आई। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। आप आराम कीजिए माँ जी, मैं अभी आती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी मुझे आवाज लगा देना। अजी सुनते हो, मैंने उस पोटली के बारे में पता लगा लिया है। फिर रीमा उमोद को सारी बातें बता देती है और उसे कहती है, माँ जी की तो मती मारी गई थी जो इतना ही धन लेकर आई। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। आप एक काम करो, आज रात को आप मुझे चिता पर लेटाकर अग्नि देकर वहां से घर चले आना।
जैसा कि माँ जी ने बताया था कि वो शक्ति को पता चल जाता है कि वहाँ आदमी जिंदा है कि मरा हुआ है, तो वो मुझे मरने नहीं देगा और फौरन अग्नि में से प्रकट हो जाएगा। फिर मैं उसे ढेर सारा धन मांग लूंगी और वापस आ जाऊंगी। फिर तो हमारी ऐश ही ऐश है। फिर इस बुढ़िया का भी काम तमाम कर देंगे। इसकी सेवा करने की जरूरत नहीं होगी और हमारे पास बहुत सारा धन भी रहेगा, तो खेत में आपको काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं भी तुम्हारे पास ही रुकता हूँ। नहीं, आप वहां नहीं रुकेंगे। माँ जी अकेली ही थी। अगर आपको देखकर वो देवता नहीं आए तो हमारे सारे किए कराए पर पानी भिड़ जाएगा। थोड़ी देर की तो बात है, मैं धन लेकर वापस आ जाऊंगी। और याद रहे, माँ जी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा। फिर दोनों रात के समय वैसा ही करते हैं। उमोद रीमा को अग्नि देकर वहां से घर चला जाता है और फिर सुबह हो जाती है। रीमा अब तक घर नहीं आती। उमोद बहुत परेशान हो जाता है। फिर कला रीमा के बारे में पूछती है तो उमोद बोलता है, माँ एक बात बताओ, उस दिन शमशान से आप इस समय तक घर आ गई थी ना? हाँ, मैं तो आ गई थी, लेकिन तू उस दिन के बारे में क्यों पूछ रहा है? और बहू कहाँ है? अरे माँ, तुम्हारी बहू तो तुम्हारी बात सुनकर कल रात को शमशान चली गई। जैसे तुम्हें मैंने चिता को आग लगाकर वापस आ गया था, मैंने उसे भी आग लगाकर घर आ गया। उसने कहा कि वो तुमसे भी ज्यादा धन मांग कर लाएगी, और देखो ना, अभी तक नहीं आई है। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? अब क्या उसकी राह देख रहे हो? वापस नहीं आने वाली। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुम दोनों लालच में इतने अंधे हो गए थे कि तुम अपनी पत्नी को चिता पर आग देकर आ गए। तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं थी कि वो जलकर मर जाएगी। मुझे तो मेरे भोलेनाथ ने बचाया था क्योंकि मेरे कर्म अच्छे थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी के कर्म ऐसे हैं कि उसे कोई भगवान नहीं बचा सकता। ये तुम्हारे कर्म की सजा है। और उस दिन की सारी घटना उमोद को बताती है कि वो पोटली उसे कैसे मिली थी। उमोद माथा पकड़ गिड़गिड़ा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। तो दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।